प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका एक बढ़िया सा पेपर और उसको विथ सॉल्यूशन। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग जो है क्लास को एकदम पूरा वॉच करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस समय आपको जितनी भी क्लासेस या किसी भी सब्जेक्ट के पेपर कराए जाएं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएं, सभी प्रश्नों को आप लोग देखिए, क्योंकि सभी आपके प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न होंगे और कुछ नए प्रश्न हम ऐड कर रहे हैं जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले खंड क से, और यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहले का क में दिया है, हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। यानी कि हिंदी गद्य साहित्य में आपका शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? सन 1900 ईस्वी से सन 1920 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन दिया है सन 1915 ईस्वी से सन 1935 ईस्वी तक। तीसरा में दिया है सन 1918 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। और चौथा दिया है 1920 ईस्वी से सन 1939 ईस्वी तक। तो आपका हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? तो आपका सन 1919 से 1938 ईस्वी तक होता है, लेकिन आपका 1918 से 1938 दिया है, तो इसमें 1918 से 1938 ईस्वी तक जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी ख वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। तो आपका इसमें इंसा अल्लाह खान द्वारा जो है रानी केतकी की कहानी लिखी गई है। अगला है रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है, यानी ये भी सही है। अगला है माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी आपका सही है। अगला है शिव प्रसाद सिंह जिंदगी और जोंकी, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है आपका एकदम सही होगा। अब देखते हैं अपना अगला यानी कि ग वाला प्रश्न। तो दिया है डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। यानी कि डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल द्वारा आपका इनमें से कौन सा लिखित निबंध संग्रह है? तो पहला ऑप्शन दिया है कला और संस्कृति। दूसरा ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों संस्कृत का श्रेय और प्रेय। तीसरा में विचार और विवर्तक। और चौथा में तुलसीदास चंदन घिस है। तो आपका डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखा निबंध संग्रह आपका क्या है? तो कला और संस्कृति, यानी कि पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है प्यारे बच्चों। घ वाला आपका प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। यानी कि आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना कौन सी है? भूले बिसरे चेहरे। दूसरा दिया है क्षण बोले कण मुस्किराए। तीसरा दिया है धरती के फूल। और चौथा दिया है दीप जले शंख बजे। तो आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है दीप जले और शंख बजे, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन जो दिया आपका एकदम सही होगा। अगला वाला क्वेश्चन है, वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं। यानी वैचारिकी शोध और बोध कृति जो है उसके रचनाकार आपके कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा में प्रो जी सुंदर रेड्डी। तीसरा जैनेन्द्र कुमार। और चौथा हरिशंकर परसाई। तो आपका वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार कौन है? तो प्रो जी सुंदर रेड्डी, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब दूसरे में जो आपके प्रश्न आएंगे, यानी कि आपके 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले में 5 नंबर के आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, और दूसरे प्रश्न जो होते हैं आपके 5 नंबर के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो इसमें क में दिया है पद्य साहित्य के इतिहास का पहला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित है? पहला दिया है तार सप्तक में। दूसरा दूसरा तार सप्तक में। तीसरा ऑप्शन है तीसरा सप्तक में। और चौथा है चौथा सप्तक में। तो आपका भवानी प्रसाद मिश्र जो है किस सप्तक में संकलित है? तो आपका दूसरा सप्तक में, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा दूसरा होगा प्यारे बच्चों। अगला यानी ग वाला प्रश्न, माफ करिए ख वाला प्रश्न है, कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? यानी कि आपका कौन सा काव्य आंदोलन जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? छायावाद। दूसरे में प्रगतिवाद दिया है। तीसरे में प्रयोगवाद। और चौथे में समकालीन कविता। तो आपका कौन सा काव्य आंदोलन जो है प्यारे बच्चों स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? तो आपका जो सही उत्तर होगा छायावाद होगा, यानी कि छायावाद काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अब देखेंगे अपना अगला वाला प्रश्न यानी ग वाला। तो दिया है बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति से संकलित है? पहला दिया है स्कंदगुप्त में। दूसरा ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त में। तीसरा दिया है लहर में। और चौथा आंसू में। तो जो आपका सही उत्तर होगा लहर से, यानी कि बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की लहर कृति में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो आपका सुमित्रानंद पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, हमने आपको पहले ही बताया है। रामधारी सिंह दिनकर को जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको भी मिला है। महादेवी वर्मा जी को जो भी है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको भी मिला है। आपका गजानन माधव मुक्ति बोध को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञे की काव्यकृति नहीं है, यानी कि इनमें से आपका अज्ञे का जो है काव्यकृति नहीं है। तो आपका इंद्र धनु रौदे हुए ये आपका है। ऐसा कोई घर आपने देखा, ये भी है अज्ञे की काव्यकृति। आंगन के पार द्वार जो है ये भी अज्ञे की काव्यकृति है। कला और बूढ़ा चांद जो है ये सुमित्रानंद पंत की काव्यकृति है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। अब तीसरे वाले प्रश्न में आपके पेपर में क्या पूछता है, दो आपको गद्यांश दिए रहेंगे और उन पर आधारित आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे। कोई एक गद्यांश आपको करना रहता है, या तो अथवा वाला है तो अथवा वाला करिए, या फिर ऊपर वाला है तो ऊपर वाला करिए, जिसमें से एक हम सॉल्व करेंगे और एक आपको जो है अपने आप से करना रहेगा, आपको होमवर्क के रूप में रहेगा। जैसे पहला गद्यांश दिया आपका, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सभी की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। अब आपको गद्यांश सॉल्व करते समय ये बात ध्यान देनी है, जब भी आप पेपर में गद्यांश सॉल्व करें इसको 2 से 3 बार पढ़ें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको गद्यांश की पहचान करना हमने आपको बताया, तो आपको पता चल जाएगा कौन से पार्ट से आपका गद्यांश है और उसके लेखक का नाम आपको याद रहना चाहिए। और 2 से 3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो 3 क्वेश्चन जो होते हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या जो है आपको सोच समझ कर करना है। तो पहला इसमें प्रश्न पूछा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती हैं। तो आप पहले ही लाइन में देखेंगे, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है, पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है। तो अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी कि दूसरे प्रश्न का आपका ये उत्तर हो जाएगा कि अगणित पहाड़ों, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, अगणित और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अगणित शब्द का आपका अर्थ हो जाएगा न, यानी कि गिनने ना गिनने वाला, यानी कि आपका जो है गिना ना जा सके। जो अभ्युदय शब्द का आपका अर्थ हो जाएगा उत्पत्ति, वृद्धि और उन्नति। अब देखेंगे अगला प्रश्न इसमें दिया है, घ में उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का आपका नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। आप देखेंगे इसमें अभ्युदय शब्द आया है, धरती माता शब्द आया है, पृथ्वी आया है। तो आपका कौन सा रिलेशन हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। और इसका जो आपके लेखक हैं कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दिया है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यानी कि अर्थात आपका पृथ्वी की जो देह यानी गोद में जन्म लेने वाले जो आपके जड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, कुशल शिल्पियाँ होती हैं, वो जो होते हैं अत्यंत यानी सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यानी कि जो सुंदरता का जो होता है, एक तरह से पृथ्वी की सुंदरता का क्या बन जाते हैं, प्रतीक या रूप या चिन्ह बन जाते हैं। यही आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको ये वाला है या फिर अथवा वाला है, कोई एक आपको करना रहता है। अब पहला हमने आपको बता दिया, दूसरा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो है पेपर में अपने नहीं कर पाएंगे। जैसे दिया है आपको, हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। और जितने भी हम आपको पेपर वाले जो है गद्यांश और पद्यांश इंपॉर्टेंट वाले करा रहे हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम यहाँ से 20 नंबर पक्के कर जाएंगे। और संस्कृत वाले भी। तो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मायुक्त अनेक ऐसाड़ाओं से प्रेरित पुरुषोच्चार चतुशील पूर्व मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्मक मानव है, जो अनेक एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्मक मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। अब देखेंगे, जैसे हम आपको पहला प्रश्न बता देते हैं, मानव के सुख के साधन क्या हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे
कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। अब इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और बढ़िया से इस गद्यांश का जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अब चौथा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे, यानी जिस प्रकार हमने गद्यांश पर दिया था उसी प्रकार आपका पद्यांश का पूछता है, और आपको 2 दिए जाते हैं, कोई एक करना रहता है। जैसे पहला दिया है, कान दूत कह दो ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन क्रौ मति ब्रज बारीकी, कहे रत्नाकर पय प्रीति रीति, जानत ना ठानत अनिति अनिरीति ले अनारी की, मानियो हम कान्हा ब्रह्मा एक ही, कहियो जो तुम तोहू हमें भावती, न भावना अन्यारी की, जय है बनी बिगड़ी न वारिधिता, वारिधि की बूंदता विलहे बूंद विवश विचारी की। अब उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का आपको नाम लिखना है। ये जो है आप लोग अपने आप से करिएगा, यानी पद्यांश वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम आगे आपको पिछले दिनों में बहुत सारे पद्यांश करा चुके हैं, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका जो है पेपर में आप कर पाएंगे। तो इस पद्यांश का आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और जो है इसकी प्रैक्टिस खुद से करिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमें कमेंट करेंगे, तो हम इसका आंसर आपको फिर से करा सकते हैं। अगला 8वां में जैसे आपको दिया है, ये आपका जो है किस चैप्टर से, तो मैंने आहुति बनकर देखा है, अज्ञे वाले चैप्टर से आपका ये वाला पद्यांश, और बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है इन्हें ध्यान से करिएगा। मैं कहता हूँ जग मेरी दुर्गर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे तृप्ति की ओट मिले। अब ये जितने आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसके आधार पर इसको जो है आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ करके करिएगा। हमने आपको पहले भी बताया कि आप लोग जो है अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमने आपको करा भी रखे हैं, तो आप लोग जो है जिनका सॉल्यूशन करा रहे हैं उनको करिए, और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो उनको आप लोग जरूर करिए। अब आपका जीवन परिचय वाला आ गया, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, हमने आपको पहले ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता दिया है, कौन कौन सा आपको याद करना है। डॉक्टर वासुदेव सरग अग्रवाल का, और आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, और एक आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर कोई आप अपने मन से याद कर सकते हैं। अब आपका लेखक आपका आ गया जीवन परिचय कवि का, और इसमें भी हमने आपको एक ही वीडियो में तीनों लोगों का बता दिया है, किनका क्या याद करना है। महादेवी वर्मा का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का, और आपका जयशंकर माफ करिए आपका जो है सुमित्रानंद पंत का, और तीनों लोगों का एक ही वीडियो में हमने जीवन परिचय भी आपको बता दिया। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो जा करके वीडियो देखें, क्योंकि हमने आपको आसानी से जीवन परिचय याद करने का तरीका भी बताया। अब अगला 6ठा प्रश्न, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चित्रण कीजिए, या फिर पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो हमने आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताया है, जो आपका हर साल आता है, इसलिए हमने इसी का बताया। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको लाठी और बहादुर का भी हम बता देंगे, और यहाँ से आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके फिक्स टॉपिक हैं, और जहाँ से आपको नंबर गेन करना है, यानी कि यहीं से आपके जो है मेरिट बढ़ेगी, यानी आपका परसेंटेज बढ़ेगा। अब अगला ये भी आपका जो है आपका फिक्स टॉपिक है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। जैसे आपका किस ये जिले अनुसार होता है, तो आपके जिले का कोई एक ही होगा, तो आप लोग जो इसे तैयार कर लीजिएगा। जैसे किसी जिले का रश्मि रति खंड काव्य है, कहीं का त्यागीपति है, कहीं का आपका श्रवण कुमार है, और कहीं का मुक्ति यज्ञ है, और कहीं का सत्य की जीत है, और कहीं का आलोक वृत्त है। तो आप लोग देख करके अपने जिले अनुसार जो है आप लोग अपना खंड काव्य तैयार कर लीजिएगा। अब अगला खंड ख, और इसमें 8वें का क जो दिया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये जो ऊपर वाला दिया आपका, ये वाला आपका हर साल जो है हर सेट के पेपर में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका हम आपको लगभग 5 से 6 बार जो है हिंदी अनुवाद और संदर्भ बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको बता देते हैं। और अथवा में जो दिया है इसको आप लोग खुद से करिएगा। जैसे दिया है, संस्कृतस्य साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च ललित्य भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति मार्धुन्य वर्तते की बहुना शरणार्थी निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाड्यम ददाति न तादृशी। तो आपका जो ये वाला गद्यांश है आपका, माफ करिए, हाँ गद्यांश है, इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाय महत्वपूर्ण पाठ से उद्धृत है। तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब इसका हिंदी अनुवाद आपका हो जाएगा, संस्कृत साहित्य
रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव, अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसे कोई और नहीं करता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। अब अगला अथवा में जो आपको दिया है इसका आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आएगा कैसे। अब ख में उसी प्रकार जैसे आपका गद्यांश वाले सेक्टर में हिंदी वाले में देता है, इसी प्रकार इसमें भी आपको जो देता है पद्यांश भी देता है। तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको जो दो दिए हैं, किसी एक का आपको जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। अब अगला जो दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी संस्कृत में जो है आपको उत्तर देने, जैसे कात्यायनी कस्य पत्नी असित, हंसराज स्वदि हितर कस्मे अदतात। तो इसमें जो है आपको हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक कसित, और इसमें जो है आपको जो है इसके संस्कृत में दो के उत्तर देने और आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला और 10वां और आपके 6 नंबर के फिक्स टॉपिक हैं, और हमने आपको एक ही वीडियो में जो है रस में कौन कौन पढ़ने हैं आपको, अलंकार में कौन कौन पढ़ने हैं आपको, और छंद में कौन कौन पढ़ने हैं सब बता दिया है। जैसे आपको संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए, या फिर इसमें दूसरा प्रश्न है रूपक अथवा अन्योन्य अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। ग में दिया है चौपाई अथवा हरिगीतिका छंद की 100 अधूरार्ण परिभाषा दीजिए। 11वां आपका निबंध और 9 नंबर का आपका टॉपिक है भविष्य निर्माण में विद्यार्थी जीवन का महत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दहेज प्रथा एक अभिशाप, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक अलग से आपको बताते हैं पर्यावरण प्रदूषण वाला। नारी सशक्तिकरण, ये भी आप महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर भी आप याद कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की प्रासंगिकता, देशाटन से लाभ, ग्राम्य विकास से मनरेगा की भूमिका, ये सभी महत्वपूर्ण आपके टॉपिक है निबंध पर, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है चयनम का संधि विच्छेद है। तो आपका चयनम का जो संधि विच्छेद होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, चेधन अनम होगा, यानी कि 100 वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है निश्छलह का संधि विच्छेद है। तो निश्छलह का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निस्धन छलह हो जाएगा, यानी कि आपका जो 100 वाला ऑप्शन है एकदम सही होगा। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय का जो आपका संधि विच्छेद होगा, पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, अंतर प्लस राष्ट्रीय है। अब ख का पहला दिया आपका निर्विघ्न में समास है। तो निर्विघ्न में आपका कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, यानी 100 वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न है दशानन में समास है। तो दशानन में आपका समास जो होगा बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है 13वें का क में पहला पूजित शब्द में प्रत्यय है, यानी पूजित जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो पूजित शब्द में आपका जो प्रत्यय होता है प्यारे बच्चों क्या होगा, आपका कत होगा, यानी कि कत जो दिया है 100 वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है बुद्धिमान में प्रत्यय है। तो बुद्धिमान में आपका प्रत्यय क्या होता है, मतूप होता है, यानी कि अ वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब देखेंगे रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए। यानी कि आपका जो 3 आपको दिए रहते हैं इसमें 1 नंबर आपका विभक्ति लिखने के लिए और संबंधित नियम लिखने के लिए आपको 1-1 नंबर मिलते हैं। अगला और 14वां और अंतिम प्रश्न, क्योंकि 14 प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में इसी प्रकार सेट किए जाते हैं जैसे हमने सेट किया था। अपने पिताजी को एक पत्र लिखे जिसमें आपकी विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन किया गया हो। तो आप लोगों को जितने भी प्रश्न इस क्लास में बताए गए हैं और इससे पहले वाली क्लासेस में बताए गए हैं, हिंदी हो या किसी भी सब्जेक्ट का, आप लोग सभी प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करें, क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही या मॉडल पेपर के क्वेश्चन हो रहे हैं और सभी आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो आप लोग जो है इन सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिए, और आप लोगों को सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत हो, जो प्रश्न हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करिए, आपको वो भी बता दिया जाएगा।